वेरी गुड। सो ट्रांजिस्टर इज गोइंग ऑन, न्यूमेरिकल कर रहे थे आप। लास्ट लेक्चर में ट्रांजिस्टर के 2 क्वेश्चन देखें, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर के हैं। अब यहाँ भी 2016 और फिर से 2016 में 2 क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के हैं, आप पढ़ें, ठीक है। देखें क्वेश्चंस को। आपसे 2016 में जो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, अ कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। नाउ क्वेश्चन में दिया क्या गया है, लोड रेजिस्टेंस यानी आरएल 800 ओम दिया गया है, यही आरसी है, तो लिखा आपने लोड रेजिस्टेंस आरएल जो कि आरसी है, गिवन इक्वल टू 800 ओम। साथ ही दिया जा रहा है 800 ओम is connected in collector circuit and voltage drop across it. इस RL रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कॉमन इमीटर और ये कलेक्टर है और ये लोड रेजिस्टेंस है, तो इसका वोल्टेज दिया गया है, ये एन पी एन है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो यही आरसी है और इस पर वोल्टेज वीसी है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही वो आईसी है, राइट। सो वोल्टेज अक्रॉस यानी वी एल बराबर बीसी ये दिया गया है 0.8 वोल्ट। तो जब लोड रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो सीधे ओम्स लॉ से आई बराबर क्या होगा, वी बाई आर, यानी लोड करंट बराबर होगा कलेक्टर करंट विच इज कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वोल्टेज। 0.8 divided by 800, so 10 to the power minus 3 ampere, yani 1 milliampere. Now, if the voltage gain and power gain of amplifier will be, if current amplification factor ये बीटा है, बीटा की वैल्यू 0.96 है, और इनपुट रेजिस्टेंस यानी बेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 190 ओम, तो पहले केस आउटपुट सर्किट से आपने क्या निकाला, कलेक्टर करंट। अब करंट गेन कहो या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहो, तो ये है क्या, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट पता है, अब इनपुट करंट यानी बेस करंट चाहिए, तो बेस करंट बराबर कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहें या करंट गेन कहें, और कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के लिए इसे बीटा से लिखते हो, तो 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 0.96 ये इनपुट करंट की वैल्यू है। अब आपको सीधे चाहिए वोल्टेज गेन और पावर गेन, ये पूछा जा रहा है, तो वोल्टेज गेन क्या है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, यानी कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज। रख दो वोल्ट वैल्यू, कलेक्टर वोल्टेज कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज कितना होगा, IB इंटू आरबी, बेस करंट इंटू बेस रेजिस्टेंस, बिकॉज V बराबर I इंटू R। सो 0.8 डिवाइडेड बाय IB की वैल्यू है 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 0.96 into 192 which is equal to 4, ये वोल्टेज गेन है, यानी this is equal to 4। उसी तरह से पावर गेन बराबर I स्क्वायर इंटू आर लिखते हो, यहां क्या, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर करंट गेन का होल स्क्वायर इंटू आर जी, और करंट गेन क्या लिखेंगे, IC डिवाइडेड बाय डी का होल स्क्वायर, इनटू रेजिस्टेंस गेन को क्या लिखेंगे, आरसी डिवाइडेड बाय आरबी।
तो इसकी वैल्यू 0.96 दिया गया होल स्क्वायर, आरसी की वैल्यू 800 दी गई है, आरबी की वैल्यू 192 दी गई है। इसे सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितनी आई 3.84। इसलिए वोल्टेज गेन 4, पावर गेन 3.84, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। क्या ये बात समझ में आई? अब सिमिलरली आप 2016 नीट का क्वेश्चन देखें, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा सिमिलर यानी आपको ट्रांजिस्टर्स। तो एक बार पढ़ें क्वेश्चन को। फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आइडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस टर्म्स, लैंग्वेज को समझना, वही आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइडियो सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल भी आइडियो होगा तो आउटपुट सिग्नल आइडियो होगा, इनपुट सिग्नल वीडियो होगा तो आउटपुट सिग्नल वीडियो होगा। और सिग्नल है क्या? करंट वोल्टेज कैरिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन। जैसे मोबाइल में बात करते हैं तो जो आपका मुंह बोल रहा है ये आइडियो है, लेकिन जब तार में जाएगा तो वही आइडियो सिग्नल कहलाएगा, राइट। और जब तक हवा में है तब तक आप इसे साउंड कर रहे हो। वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। तो बिल्कुल वहां जैसे कलेक्टर में ही रेजिस्टेंस दिया गया था, वोल्टेज दिया गया, तो 0.8 की जगह आप क्या कर दिया 4 वोल्ट, और 800 ओम की जगह क्या दे दिया 2 किलो ओम। सो इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 100, जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 0.96 दिया था, अब क्या दे दिया 100। तो वहां कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर दिया है बट करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 0.96 यानी 1, ये केवल कॉमन बेस के लिए होता है, कॉमन इमीटर के लिए नहीं होता है, बट क्वेश्चन है दिया गया है अकॉर्डिंग। तो यहां पर 100 और ये ठीक भी है। एंड बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। देन इनपुट वोल्टेज, यहां इनपुट वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि आउटपुट की बात करो तो वोल्टेज बराबर आई इंटू 1, ठीक है। तो आपको दिया क्या गया है, गिवन लोड रेजिस्टेंस बराबर कलेक्टर रेजिस्टेंस बराबर कितना दिया 2 किलो, और लोड वोल्टेज यानी कलेक्टर वोल्टेज यानी आउटपुट सिग्नल कितना दिया गया 4 वोल्ट। तो जब आउटपुट रेजिस्टेंस पता है, आउटपुट वोल्टेज पता है, तो आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट कितना होगा BC डिवाइडेड बाय RC, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, राइट। अब ये आउटपुट करंट निकाल लिया। फिर क्या दिया गया है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, यानी कितने टाइम्स करंट ज्यादा होगा आउटपुट में, तो इनपुट करंट निकाल सकते हो, यानी बेस करंट निकाल सकते हो। तो सेम स्टेप, बेस करंट। ओके वर्षा, सी योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ डिस्क, इस डिस्क का मास है m kg और रेडियस है r, राइट। अब इस डिस्क से r डायमीटर का यानी रेडियस कितना हुआ r/2, अ होल इज कट हैविंग डायमीटर r/2 यानी रेडियस r/2 एंड डायमीटर r, whose rim is touching the original center, यानी एक किनारा उसका सेंटर से पास होता है। अब अगर इसको कट करके निकाल देते हो तो बचे हुए डिस्क का अबाउट सेम सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सबसे पहले देखें, अगर ये कंप्लीट डिस्क होता, मास m है, तो किसी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डिस्क इज इक्वल टू, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, m मास ऑफ द डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये ओनली अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा, केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो इससे कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पॉइंट ICM इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, मास है डिस्क का। अब अगर आप देखें डिस्क
तो मास ऑफ डिस्क क्या होगा, आप जानते हो कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी। आर रेडियस है, टी थिकनेस है, मान लो इसका थिकनेस कितना है, टी, क्योंकि इसमें से कट कर रहे हो r/2 रेडियस का। तो मास ऑफ द कट डिस्क, जो कट किया उसका मास कितना होगा, तो पाई एज इट इज रहेगा, रेडियस r की जगह r/2 हो जाएगा, टी थिकनेस है, डेंसिटी रो है, तो ये पूरा पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो को m लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 4, यानी कंप्लीट डिस्क का मास अगर m है तो कट डिस्क का मास कितना होगा, m/4। तो पूरे डिस्क का मास अगर न कट करते न जोड़ते तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता। अब दो ही रास्ते हैं, या तो कट करके कुछ हिस्सा निकाल सकते हो या उसी के ऊपर जोड़ सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात केवल कट डिस्क की करो, जो कट हुआ है उसकी बात करो। तो जो कट हुआ, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डैश, यानी इस सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू प्लेन, जब भी कहोगे एक्सिस रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट डिस्क अबाउट सी डैश, इसका मतलब है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर सी डैश एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, आई डिस्क बराबर mr²/2। अब मास की जगह लोगे तो कितना होगा, m/4, और रेडियस कितना है इसका, r/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज mr² डिवाइडेड बाय 32। अब लेकिन रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट सी, इसलिए इस कट डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने अबाउट सेंटर सी, न किसी डैश। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कट डिस्क अबाउट सेंटर सी यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष के सिद्धांत से। तो क्या होता है जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर ICM प्लस md होल स्क्वायर। d क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस। अब अगर आप देखें पैरेलल एक्सिस दो चाहिए, तो एक एक्सिस ये हो गई, दूसरी एक्सिस ये हो गई, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच डिस्टेंस r/2 है, तो d बराबर r/2 यूजिंग टू पैरेलल एक्सिस। तो I बराबर, अब ICM वही रहेगा, mr² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2 प्लस mr/2 का m/4 मास है और r/2 का होल स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के कितना होगा, 3/32 mr²। ये कट हिस्से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द ओरिजिनल सेंटर, ठीक है। अब सिंस इसे कट करके बाहर निकाला गया है, इसलिए कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया